हेलो दोस्तों, मैं विंदु प्रकाश द्विवेदी आप सभी का एलीट माइंड इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत करता हूं। एलीट माइंड इंस्टीट्यूट यूट्यूब में एक अपना चैनल है। इस चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मन लगा के पढ़ाई करें। क्लियर? एक मैं चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बनाना चाहें और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या आपको केवल एक व्यक्ति चाहिए, जो कि बस ईंट लगा सके या बहुत सारे लोग चाहिए? मेरे हिसाब से तो हमें कई एक लोग चाहिए। जैसे कि कोई एक आर्किटेक्चर के रूप में व्यक्ति चाहिए जो हमारा एक प्रॉपर नक्शा बना सके। फिर हमें कुछ बहुत सारा सामान जैसे कि कंक्रीट, बजरी, सीमेंट, ईंट ये सब चाहिए होगा। एक कुछ मज़दूर चाहिए, एक हमें मिस्त्री चाहिए। कुल मिलाकर के इसके और अगर बात करूँ तो वी नीड प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं एक अच्छी बिल्डिंग को बनाने के लिए। केवल एक व्यक्ति इस कंप्लीट बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकता है और इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों की हमें आवश्यकता होगी। वेरी क्लियर? अब अगर वही चीज़ हम एक ह्यूमन बॉडी के बारे में या किसी एक एनिमल के बारे में या किसी एक प्लांट के बारे में सोचें, तो क्या उसमें केवल सभी सेल एक जैसी हैं? क्योंकि लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। तो क्या सभी सेल एक जैसी हैं? और अगर एक जैसी नहीं है तो ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है अपनी बेस्ट एफिशिएंसी पर जाकर के परफॉर्म कर पाए। तो ये मान के चलिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है और अगर वो मल्टी सेलुलर है तो उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। और वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सेल्स पाई जाती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं कि वो एक स्पेसिफिक टिश्यू का निर्माण करती हैं। और वही हमारा आज का टॉपिक है। हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में कि एनिमल्स में कौन-कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, ये टिश्यू बॉडी में कहाँ-कहाँ पर किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, साथ ही साथ ये टिश्यूज बॉडी में जिस ऑर्गन पर हैं वहाँ पर अपना रोल कैसे प्ले करते हैं। वेरी क्लियर? तो अगर मैं एक लार्जर स्केल पे देखूँ तो यहाँ पर हमने 2 डायग्राम रिप्रेजेंट किए हैं। एक डायग्राम में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है किसको? अमीबा को रिप्रेजेंट किया है और इधर आप देख ही रहे कि ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट किया गया है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बीइंग यूनिसेलुलर चाहे वो अमीबा हो या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो, अपने सर्वाइवल के लिए उनको जो बेसिक फंक्शंस हैं लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, जो भी बॉडी फंक्शंस होते हैं सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, वो एक सिंगल सेल को ही परफॉर्म करते हैं। वेरी क्लियर? लेकिन वहीं अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया या हम दूसरा एनिमल यहां पर ले सकते हैं क्या? हाइड्रा ले सकते हैं। वेरी तो बहुत सारे अदर एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इनमें बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और उन डिफरेंट टाइप की सेल्स में भी 1000 टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना काम एक सिंगल सेल से काम करने में कैपेबल थे या उनका सर्वाइवल एक सिंगल सेल के द्वारा ही पॉसिबल था, तो फिर मल्टी सेलुलरिटी कैसे इवॉल्व होगा? तो जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया कि किसी एक मैग्निफिसेंट बिल्डिंग का अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें हमें अलग अलग तरीके के लोग चाहिए जो अलग अलग तरीके के अपना रोल प्ले कर पाए, क्योंकि एक सिंगल पर्सन उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की एफिशिएंसी होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। लेकिन जब बहुत सारी सेल्स एक साथ ग्रुपिंग करती हैं और वो कलेक्टिवली एक काम करती हैं, तो जब कलेक्टिवली वो एक काम करती हैं तो उस लेवल पर उनकी जो मेटाबॉलिक एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। हम दूसरे एग्जांपल एक ले सकते हैं कि अगर हम में से किसी को कोई एक काम करना है तो हो सकता है वो काम हम अच्छा भी कर पाए या हो सकता है कुछ काम में कमियां रह जाए। लेकिन अगर हमारे आसपास एक दो लोग और हैं तो वो हमें उस काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ अच्छे सजेशंस दे सकते हैं। मीन्स जैसे कि आपने गाना सुना होगा, एक से भले दो, दो से भले तीन। तो वही चीज यहां पर भी है कि जब
मल्टी सेलुलरिटी आती है तो ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ मिल करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और जब वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होगी वो कंपैरेटिवली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा होगी। वेरी क्लियर। तो अगर हम यहां पर देखें, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर certain group of cells, and these group of cells के बीच बीच में यहां पर भरा होता है एक स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल, दैट मीन द फ्लूइड और द मैट्रिक्स दैट प्रेजेंट अराउंड द सेल। वेरी क्लियर। एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर मटेरियल और ग्राउंड मटेरियल। तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल आप देख रहे हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है along with the इंटरसेलुलर मटेरियल, ये किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। और अगर हम इसको रिफाइन करें तो ये ग्रुप ऑफ सेल जिसमें कि कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular material perform a common function said to be a tissue। तो अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, कहते ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, तो बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं यहां पर किसका, ब्लड का। ब्लड में अगर देखें तो आरबीसीस, डब्ल्यूबीसीस, प्लेटलेट, 3 डिफरेंट टाइप के सेल फ्रेगमेंट पाए जाते हैं, सेल पाई जाती हैं। या हम किसी प्लांट के टिश्यू की बात कर लें, जैसे कि जाइलम है, तो जाइलम में क्या प्रेजेंट है, सिप, ट्यूब्स, ट्रैकेट, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या सभी सेल एक जैसी हैं? नहीं, सभी सेल एक जैसी नहीं है। इवन सभी के फंक्शन भी अलग अलग हैं, बट एक चीज उनमें कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, उनका ओरिजिन। मींस ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलरिटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल किस पर बेस्ड है, इनके एम्ब्रियोनिक ओरिजिन पर, along with their intercellular matrix collectively known as a tissue, and this group of cell perform a common function। तो यहां हमारे पास टिश्यू की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि टिश्यू इज a group of similar cells along with intercellular material that perform a common function is said to be the tissue in case of complex organisms। क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो केवल एक ही सेल है, और चूंकि ये एक सेल है तो फिर ये केवल वही काम, यहां पर ग्रुप ऑफ सेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इन हायर ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे क्या होता है कि मल्टीसेलुलरिटी डेवलप हुई। जब मल्टीसेलुलरिटी डेवलप हुई तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज डेवलप हुए। और ये जो 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज डेवलप हुए, उनमें से एक टिश्यू हुआ एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हुआ कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हुआ मस्कुलर टिश्यू, और चौथा हुआ न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन है एक्टोडर्म से होता है, एम्ब्रियो की एंडोडर्म से भी होता है, और एम्ब्रियो की मीजोडर्म से भी होता है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्मल लेयर फ्रॉम द एम्ब्रियो है, मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्मल फ्रॉम द एम्ब्रियो है, और न्यूरल टिश्यू का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो है। अब कुछ इनके यहाँ पर सिमिलर अगर फंक्शंस की बात करें, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है एक प्रकार का कवरिंग टिश्यू, दैट मीन कोई भी जो ऑर्गन है उसके ऊपर की लेयर या इवन जो हॉलो ऑर्गन उसके अंदर और बाहर दोनों की लेयर को कवरिंग करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट का काम करेगा, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, साथ ही साथ 2 और मोर देन 2 टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को लिंक करने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू हमारे मूवमेंट के लिए जरूरी है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। और न्यूरल टिश्यू इन्वायरमेंट को सेंस करने में, और उस इन्वायरमेंट के सेंसिंग के बाद उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें तैयार करने वाला होता है, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन में सपोर्ट करता है। तो ये 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज है। अब ये 4 के 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज हर एक ऑर्गन में इक्वल अमाउंट में नहीं प्रेजेंट, क्योंकि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनते। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनने के लिए जरूरी है कि ये जितने 4 के चारों टिश्यूज हैं उन ऑर्गन में प्रेजेंट तो हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 4 के चारों टिश्यूज इक्वल प्रोपोर्शन में उनमें प्रेजेंट हो।
कहा यह जाता है कि ऑल these four different type of tissue present in different proportion and pattern, मीन्स उसका अमाउंट और ओरिएंटेशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में अलग अलग तरीके से होता है. तो when all these four basic type of tissues present in different pattern and proportion, they collectively form the organ. Very clear? And organ collectively integrate with each other physically or chemically in order to form the organ system. बेस्ट एग्जांपल अगर हम जैसे कि लेना चाहें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, लाइक माउथ, बक्कल कैविटी, फायरिंग, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस एसेट्रा एसेट्रा ऑर्गन्स पाए जाते हैं. लेकिन ये सभी ऑर्गन एक दूसरे के साथ फिजिकली एंड केमिकली कनेक्टेड होते हैं. कोई एक फंक्शन किसी दूसरे के द्वारा होता है, जैसे कि फूड को मेस्टिकेट करने का, चिप करने का काम बक्कल कैविटी प्रेजेंट टीथ करते हैं. पार्शियल डाइजेशन स्टोमक करने का काम करता है. अब बक्कल कैविटी से स्टोमक तक फूड को लाने का काम इसोफेगस करती है. देन फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. फर्दर कुछ काम लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है. तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर कहें कि किसी भी ऑर्गन सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकली या केमिकली इंटरेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और तब जाकर के वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. दूसरी चीज याद रखना कि कोई भी बॉडी ऑर्गन है, उस बॉडी ऑर्गन में ये चार के चारों टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, बशर्ते क्या होगा कि उन ऑर्गन्स में टिश्यूज का अमाउंट, पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग अलग होगा. अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में चार के चारों टिश्यूज हैं. एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, एंडोथेलियम के केस में एंडोकार्डियम प्रेजेंट है. देन बीच में मस्कुलर टिश्यू मायोकार्डियम प्रेजेंट है, न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट है. तो सभी के सभी टिश्यूज हार्ट में पाए जाते हैं. कुल मिला के अगर हम एक शॉर्ट में कहें तो एवरी ऑर्गन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इज हैविंग ऑल फोर बेसिक टिश्यूज. वेरी क्लियर. चलिए आगे की स्लाइड की बात करते हैं. क्योंकि आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक अपना क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का टॉपिक है. वेरी क्लियर. आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. एपिथेलियल की अगर बात करें तो यहां पर ये दो वर्ड से बनता है, एपी प्लस थीलिया. वेरी क्लियर. तो एपी का जो मतलब होता है अपान और इसका मतलब होता है ग्रो. ओके, दिस स्टैंड्स फॉर ग्रो या ग्रोथ कह सकते हैं. मींस एक ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यूज के ऊपर ग्रो करता है वो एक एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है. ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर, द टिश्यूज दैट ग्रोज अपॉन अदर टिश्यूज इज कॉल्ड एज द एपिथेलियल टिश्यू. और चूंकि ये सभी अन्य टिश्यूज के ऊपर ग्रो करता है और इसीलिए इसको हम लोग एक कवरिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं. अब इस टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, द सेल्स हैव फ्री सरफेस. अब वो फ्री सरफेस कैसे, फ्री सरफेस दैट मीन टुवर्ड द एनवायरनमेंट साइड और टुवर्ड द आउटसाइड, टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द ऑर्गन. अगर मैं यहां बात करूं, लेट यहां मैंने अगर ये एक डायग्राम ड्रॉ किया है, मान लीजिए स्टमक का या इंटेस्टाइन का. लेट हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस स्टमक. तो इस स्टमक में होगा क्या कि इस स्टमक की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट जो लाइनिंग होगी, ये आउटर मोस्ट लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू ही होगा. अगर मैं इसके बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल की जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं सिरोसा, और वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है जो पेरिकार्डियम से डिराइव होता है. और जो इनर लाइनिंग होती है, ये जो इनर लाइनिंग होती है, ये इनर लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू का ही बना होता है, जिसको हम यहाँ पर म्यूकोसा के नाम से जानते हैं. वेरी क्लियर. तो ये जो टिश्यू है कैसा, ऑलवेज एपिकल लेयर फेसिंग द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड द इन्वायरमेंट. द काइंड ऑफ टिश्यू इधर फेसेस बॉडी फ्लूइड. ये जैसे स्टोमक है तो इस स्टोमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट भरा होगा, तो ये जो लेयर है वो गैस्ट्रिक कंटेंट को फेस करती होगी और ये उसके बाहर की तरफ फेस करती है. अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को फेस कर रहा हुआ होता है. दूसरी चीज अगर देखें यहाँ पर, तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इस एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पाई जाती है. अब हाई पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब क्या है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि
बहुत टाइम आप देखते हो कि कभी कभी हमें इंजरीज होती हैं, बट आफ्टर सम टाइम इंजरी गेट्स हील्ड अप। तो यहाँ की सेल्स में हाई पावर ऑफ रिजनरेशन है, मीन्स जो वियर और टीयर होता रहता है बॉडी में, वो बहुत क्विकली रिपेयर करने की क्षमता भी इस टाइप के टिश्यू में पाई जाती है। दूसरी चीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है इस टिश्यू की, यहाँ जो सेल्स है, अगर आप इन सेल्स का अरेंजमेंट यहाँ पर देखो तो सेल्स का अरेंजमेंट बहुत कॉम्पैक्ट है, मीन्स सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम है, मीन्स सेल्स और कॉम्पैक्टली पैक्ड, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है। तो सेल्स आर टाइटली बाउंड, एंड अब चूंकि सेल्स के बीच में स्पेस कम है, टाइटली बाउंड है, तो जब स्पेस कम है तो जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है सेल्स के बीच में वो भी मिनिमल या ना के बराबर आप कह सकते हैं वो होगा। दूसरी मजेदार चीज कि ये जो टिश्यू होता है वो एवेस्कुलर है, दैट मींस यहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है सेल्स के बीच में। तो क्वेश्चन इस पर कभी कभी फ्रेम होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एपिथेलियल टिश्यू, या एपिथेलियल टिश्यू है जो सेल्स है ये एवेस्कुलर टिश्यू के तरह से कि एवेस्कुलर टिश्यू होता है। देखिए दो चीजें यहाँ पर कंट्रास्टिंग नजर आएंगी, नंबर एक तो टिश्यू कैसा है, वेस्कुलर है, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या आ रही है, हाई पावर ऑफ रिजनरेशन। अब ये कंट्रास्टिंग कैसे, अगर कोई एक टिश्यू रिजनरेट करेगा तो उसकी सेल्स में होगा डिवीजन, और अगर सेल्स में डिवीजन होगा तो उस डिवीजन होने के साथ साथ हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसके न्यूट्रिएंट सप्लाई ज्यादा होगी। अब अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई ज्यादा होगी तो फिर ब्लड होगा, बट यहां पर ब्लड की सप्लाई तो इस टिश्यू में नहीं प्रेजेंट है। अब ब्लड की सप्लाई नहीं है तो ब्लड की सप्लाई ना होने का कारण क्या है, compactness of the cells, that means no free space that allows the growth of blood vessels. But there is a specific feature that present in this kind of epithelial tissue that I will let you know in the next slides कि how the cells are getting their nutrients. Very clear? तो यहां पर यह बात आई कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एपिथेलियल सेल एक स्पेसिफिक लेयर के ऊपर सेटल्ड होती और उस लेयर का नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेम्ब्रेन। अगर हम इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज व्हाट, हाईली परमिएबल है, नॉन लिविंग है, वेरी क्लियर, और डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह से ये काम करती। बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो एरिया आप देख रहे होंगे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो एरिया है वो दोस्तों यहां से लेकर के पूरा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सॉरी यहां से लेकर के ये इतना एरिया बेसमेंट मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी अगर आप देखोगे तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमें यहां पर दो लेयर दिखाई देती हैं, वेरी क्लियर, दो लेयर दिखाई देती हैं। इसमें से ये जो ऊपर की लेयर, ये वाली लेयर हमें दिखाई देती है, इसका नाम होता है बेसल लैमिना। बेसल लैमिना एक ऐसी लेयर है जो कि एपिथेलियल सेल्स के ठीक नीचे सेटल्ड होती है, और इस बेसल लैमिना का सिक्रीशन एपिथेलियल सेल्स करती हैं, और दिस बेसल लैमिना बेसिकली मेड ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स। This basal lamina made up of a chemical said to be the या ग्लाइकोप्रोटीन, यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो बेसल लैमिना का जो सिक्रीशन होता है वो एपिथेलियल सेल्स के द्वारा होता है, और यहां पर मोस्ट प्रोमिनेंट कह सकते हैं जो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होगा, बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होगा, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि ठीक उसी के नीचे अनदर लेयर होती है, एंड दैट अनदर लेयर दैट प्रेजेंट बिलो द बेसल लैमिना इज व्हाट, रेटिकुलर लैमिना और फाइब्रस लैमिना। और इस फाइब्रस लैमिना का जो सिक्रीशन है ये कनेक्टिव टिश्यू करता है, सिक्रीटेड बाय अंडर लाइंग कनेक्टिव टिश्यू। इसके नीचे ये जो आप जोन यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये जोन कनेक्टिव टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी क्लियर।
तो जो बेसल लेमिना का लोअर दैट लेयर दैट इज रेटिकुलर लेमिना होता है, इसका सिक्रीशन कनेक्टिव टिश्यू करता है, और यहां पर जो मेन कंपाउंड प्रेजेंट होगा, एक तो प्रेजेंट होता है क्या, हाइलुरोनिक एसिड। वेरी क्लियर, हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होगा, साथ ही फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, फाइबर जैसे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा, रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट होगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर, one of the layer is basal lamina and another layer is reticular lamina. Basal lamina present just below the epithelial cells and secreted by the epithelial cells, while reticular lamina or the fibrous lamina secreted by the connective tissue cells, and it has mucopolysaccharide that is hyaluronic acid. म्यूकोपॉलीसैकेराइड हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लोग एनिमल सीमेंट के नाम से जानते हैं, जो सेल्स और फाइबर्स को एक साथ होल्ड रखने का काम करता है। एंड यहाँ पर दूसरे प्रेजेंट होते हैं फाइबर, लाइक कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज व्हाट, हाईली परमिएबल, हाईली परमिएबल एंड नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्यों है, नॉन लिविंग ये इसलिए है क्योंकि ये सिंपली सेल्स का सिक्रीशन है, यहां पर कोई डायरेक्ट सेल अपने आप में नहीं प्रेजेंट है, इसने सिक्रेट किया, ये लेयर बनी, कनेक्टिव ने सिक्रेट किया, ये लेयर बनी, तो ये सेल का सिक्रीशंस है, खुद यहां पर इंडिविजुअली कोई या ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट नहीं होता, तो नॉन लिविंग एंड हाईली परमेबल। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू में यहां पर ये ब्लड सप्लाई होती है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या कह सकते हैं सेल्स की ग्रोथ के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वो यहां पर कहां से, इस कनेक्टिव टिश्यू की ब्लड से या ब्लड वेसल से यहां तक पहुंच जाती हैं, और जो यहां पर चीजें जनरेट होती हैं, जो कि वेस्टेज के फॉर्म में होती है, वो चीजें वापस सेल्स से लेकर के कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स तक एक्सचेंज होती रहती हैं। तो नॉन वेस्कुलर होने के बावजूद भी एपिथेलियल टिश्यू को इजिली न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई होती है फ्रॉम ब्लड प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन ये केवल एक डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल के फॉर्म में ही काम नहीं करती, इट ऑल्सो प्रोवाइड बेस फॉर सेटलिंग एपिथेलियल सेल्स। साथ ही साथ ये जो सेल्स होती है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल सेल्स को इनके रिजनरेशन के टाइम में भी सपोर्ट करती है। इट हेल्प इन द सेल्स टू रीच इन देयर ओरिजिनल लोकेशन सो दैट हीलिंग ऑफ द इंजर्ड टिश्यूज कैन इजीली बी डन। तो आई होप बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आ गया होगा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कैसी है, नॉन सेलुलर, नॉन लिविंग एंड हाईली परमेबल, secreted by two layers, that is epithelial, secreted by the two type of tissues, epithelial tissue and connective tissue। ये एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में सैंडविच रहती है, दोनों के बीच में प्रेजेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है, वो एपिथेलियल टिश्यू को प्रेजेंस ऑफ सेल, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बेस पर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, simple epithelium and compound epithelium. The simple epithelium, the kind of epithelium that made up of only one kind of cells. Simple epithelium made of only one kind of cells. वन काइंड ऑफ सेल्स का बना होता है। वाइल जो कंपाउंड एपिथेलियम है, दिस कंपाउंड एपिथेलियम मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का बना होता है। तो सिंपल और कंपाउंड होने के पीछे का एक कारण कि सिंपल एपिथेलियल एक ही टाइप का सेल्स का बना होगा और कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल टाइप के सेल्स के बना होगा। इवन सिंपल एपिथेलियम की अगर बात करें तो ये एक सिंगल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि कंपाउंड एपिथेलियम एज पर द डायग्राम प्रेजेंटेड ओवर हियर, ये हमें शो करता है कि मल्टीपल लेयर्स का बना हुआ होता है।
वेरी क्लियर। जो सिंपल एपिथेलियम है वो बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट होगा, कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। वेरी क्लियर, बट डज नॉट हैज रोल इन मैकेनिकल स्ट्रेस प्रिवेंशन। दैट मीन मैकेनिकल इंजरी से बचाने के में इसका कोई रोल नहीं है। मैकेनिकल जो स्ट्रेसेस होते हैं, केमिकल स्ट्रेसेस होते हैं, उसमें प्रिवेंशन का, या कह सकते हैं उससे बॉडी को बचाने में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। बेसिक जो रोल है वो डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन इनका काम करेगा। जबकि जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसका सिक्रीशन में या एब्जॉर्प्शन में लीस्ट और नो रोल वाली कहानी है। वेरी, अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये सिक्रीशन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं कर पाता? उसके पीछे रीजन एक्चुअली में ये है कि यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स हैं, और मल्टीपल लेयर होने से जो एब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल्स इमीडिएटली हैव टू ट्रांसफर द मटेरियल टू ब्लड सप्लाई, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होगी। डिफ्यूजन आप पहले से जानते हो कि डिफ्यूजन में जैसे जैसे थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन बढ़ती चली जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होती चली जाती है। तो फिर ये टिश्यू बॉडी में क्यों है? तो जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है ये हमारी बॉडी को केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस से बचाने का काम करता है। मींस इंजरी के अगेंस्ट में काम करने वाला ये एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर इसको फिर 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एनसीईआरटी में केवल 3 ही ग्रुप दिखाए गए हैं, 3 टाइप दिखाए गए हैं, और उन 3 टाइप में एक आता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और चौथा होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। एनसीईआरटी में केवल आपको 3 मिलेंगे, जबकि 4 टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और इस सिंपल एपिथेलियम का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पर है। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम को हमने केवल 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड, dictates its biological purpose, shape and nuclear position at the defining diagnostic marker. Means सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि सिंपल एपिथेलियम अगर है तो किस टाइप का है, जैसे मैंने बताया कि बेसिकली 3 टाइप के सिंपल एपिथेलियम हमारे एनसीईआरटी बुक्स में है, जबकि यहां मैंने आपको 4 समझाए हैं। डन। तो वो जो सिंपल एपिथेलियम को इन टाइप में हमने क्लासिफाई किया, लाइक स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो ये अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम किस बेस पर कर सकते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में हम क्या क्या चीजें बेसिक लेते हैं? सेल्स का शेप, ओके, सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस, वेरी क्लियर। जैसे कि अगर कहीं सेल्स फ्लैट हैं तो स्क्वैमस होगा, अगर क्यूब लाइक सेल क्यूबॉइडल, और सेल टॉल पिलर लाइक हैं तो वो कॉलमनर होगा। साथ ही साथ न्यूक्लियर पोजीशन भी होती है। यहां पर देखेंगे लगभग राउंड या फ्लैट न्यूक्लियस दिखाई देता है, यहाँ पर 100% राउंड न्यूक्लियस दिखाई देगा, यहाँ पर ओवल और बेसल लोकेशन में न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के जो डिफरेंट टाइप के टाइप्स हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, इनको भी हम उनके सेल के शेप पर और न्यूक्लियर शेप और साइज लोकेशन के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम तो फ्लैट है, सेल्स कैसे आप देखते हैं, फ्लैट सेल्स दिखाई देती हैं। बाउंड्री कैसी है, इरेगुलर है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं, अरेंज नहीं है। मल्टीपल हेक्सागोनल, पॉली मतलब कह सकते हैं पेंटागोनल, तो ये हेक्सागोनल कह सकते हैं, पेंटागोनल है, या सिंपल वर्ड है तो पॉलीगोनल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। इसके केस में क्यूब लाइक सेल्स देखेंगी। न्यूक्लियस हमें सेंट्रली पोजीशन में दिखाई देता है। यहाँ पर टॉल पिलर लाइक सेल दिखाई देती हैं। न्यूक्लियस बेसल और ओवल शेप में दिखाई देता है। तो सिंपल एपिथेलियम के इन तीनों टाइप को हम उनके सेल के शेप और न्यूक्लियर प्रॉपर्टी के बेस पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, एक ऐसा टिश्यू जो बॉडी में जनरली डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का काम करता है और फिल्ट्रेशन बाउंड्री भी बनाने का काम करता है। वेरी क्लियर। बिल्ट फॉर द स्पीड परमेबिलिटी, दैट मीन फास्ट काम होना चाहिए, हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए। यहां पर सेल्स एक्सट्रीमली थिन है, द सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, वेरी क्लियर, फ्लैट हैं। साथ ही साथ दे मेक डिफ्यूजन बाउंड्री वेयर एवर रैपिड गैस एक्सचेंज और फ्लूइड फिल्ट्रेशन।
इज नॉन निगोशिएबल। मीन्स जिन जिन बॉडी पार्ट में गैसियस एक्सचेंज होना है या फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होनी है, उन जगहों पर इस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होगा। स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यू होता है, इस स्क्वैमस एपिथेलियम के टिश्यूज में अगर देखें तो जो सेल्स हैं वो कैसे मिलेंगी, फ्लैट मिलेगी। सेल्स आर फ्लैट। साथ ही साथ अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो सेल्स और कैसे मिलेंगी, ये इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर शेप होगा, ये कहें पॉलीगोनल सेल्स होंगी। पॉलीगोनल सेल्स होती हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो बल्जिंग प्रॉपर्टी से है। मीन्स कि जो न्यूक्लियस होगा हल्का सा हमें उभरा हुआ दिखाई देगा। अब उभरा हुआ क्यों दिखाई देगा, जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है, वो सेल कैसी है, फ्लैट है। तो जैसे अगर हम दो पेपर्स के बीच में कोई छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा रख दें तो वो भी हमें उभरा हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली इन सेल्स के केस में, अगर स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स के केस में न्यूक्लियस देखेंगे तो हल्का सा बल्जिंग न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है। डन। लोकेशन और फंक्शन की बात करें तो ये जो टिश्यू है ये बेसिकली डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का काम करेगा। साथ ही साथ जहां जहां पर फिल्ट्रेशन होना है उस जगहों पर भी ये टिश्यू प्रेजेंट होगा। कुछ एग्जांपल यहां रिप्रेजेंट किए गए हैं, जैसे इन केस ऑफ लंग्स एल्वियोलाई। अगर हम लंग्स के एल्वियोलाई की बात करते हैं तो लंग्स एल्वियोलाई आर मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो कहां जाती है, ब्लड में जाती है, और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर आती है। मीन्स ये जो एरोज बाहर के आप देख रहे हैं ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ऑक्सीजन को। और इसी तरीके से जो यहां पर ब्लड सप्लाई होगा वहां पर क्या प्रेजेंट होगी, CO2। तो इस CO2 को एल्वियोलाई तक ले जाने का जो काम होगा। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलाई एंड जो सराउंडिंग ब्लड हो रहा है वो इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि यहां पर हाईली थिन फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट है। साथ ही साथ अपना जो ब्लड होता है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से वेस्टेज को कलेक्ट करता है, कहां पहुंचाता है, लीवर में। लीवर फिर उस वेस्टेज अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, और जब यूरिया लोडेड ब्लड पहुंचता है हमारे फिल्ट्रेशन ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी, तो किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। वो फिल्ट्रेशन करने का जो काम करता है वो क्या करता है, बोमेन्स कैप्सूल। तो इस बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग में भी ये स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। और बोमेन्स कैप्सूल के साथ एक और, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर की तरफ ये स्पेसिफिक टफ्ट ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट होता है, और ये स्पेसिफिक टफ्ट ऑफ कैपिलरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये ग्लोमेरुलस भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का ही बना हुआ होता है। देन ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम, जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है वो भी स्क्वैमस होती है, और ये स्मूथ होती है तो फ्रिक्शनलेस कंडीशन जनरेट होगी, और इस फ्रिक्शनलेस कंडीशन होने के कारण आसानी से ब्लड सप्लाई संभव हो पाती है हर एक बॉडी ऑर्गन की तरफ से। नेक्स्ट हियर वी हैव द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जहां पर सेल्स क्यूब लाइक है, मतलब सेल्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब सेम है, इसलिए क्यूब लाइक सेल्स होंगी। न्यूक्लियस राउंड और सेंट्रली प्लेस्ड आपको दिखाई देता है। देखो बहुत सारी चीजें अगर ऐसी है तो हम डायग्राम को अगर अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे तो डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं बताने का काम कर सकता है। तो जो सेल्स होती हैं वो सेल्स कैसी हैं, क्यूब लाइक हैं। cells are tube like, nucleus round and central in position, central position पर प्रेजेंट होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम बॉडी के जिस ऑर्गन में प्रेजेंट होगा वहां पर ये दो ही काम करेगा, या तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करेगा और या तो फिर ये सिक्रीशन का काम करेगा। जैसे यहां पर आप एक देख रहे हैं कि फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। अब डक्ट ऑफ द ग्लैंड, जैसे कि अगर हम यहां ध्यान दें कि अपने पास ये कोई एक ग्लैंड है, ये कोई एक ग्लैंड है जिसमें कि डक्ट प्रेजेंट है, तो अनडाउटेडली जो सिक्रेटरी यूनिट है
वो तो ये है, दैट मीन यहां पर जो सिक्रीशन का काम तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो डक्ट का पोर्शन होता है, कुछ ग्लैंड्स जैसे कि पैंक्रियाज की अगर बात करें तो पैंक्रियाज में जो पैंक्रेडक्ट होती हैं उनके द्वारा भी कुछ मटेरियल निकलता है जो फूड के डाइजेशन में सपोर्ट करता है। तो यहां पर भी ट्यूब लाइक सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं। तो डक्ट ऑफ ग्लैंड का मेरा कहने का मतलब है सिक्रेटरी डक्ट, जो किसी भी ग्लैंड की वो डक्ट जो सिक्रीशन में अपना रोल प्ले करती है, वहां पर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। इसके अलावा थायराइड फॉलिकल्स में प्रेजेंट होता है। थायराइड फॉलिकल्स अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें तो ये वहां लिख देता हूं थायराइड फॉलिकल्स। इन थायराइड फॉलिकल्स के लेवल पर जैसे कि ये एक फॉलिकल है, तो इस फॉलिकल के द्वारा क्या निकलता है, हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो ये होल स्ट्रक्चर जो यहां पर हम देख रहे हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज फॉलिकल। ये एक फॉलिकल है, लेकिन फॉलिकल में ये जो इंडिविजुअल सेल हैं ये क्यूब लाइक हैं, और ये क्यूब लाइक जो सेल्स होती हैं इनके द्वारा ही जो टायरोसिन, अमीनो एसिड और आयोडीन का यूज करके क्या बनाते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं। देन आफ्टर और अगर देखें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इस किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में दो स्पेसिफिक पार्ट देखते हैं, तो उसमें से एक आता है पीसीटी, दैट मीन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला जो एरिया है दिस वन इज पीसीटी, और इस पीसीटी वाले एरिया में भी इस पीसीटी वाले एरिया में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब यहां पर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंपैरेटिवली बाकी के एपिथेलियम से कैसा है, अलग है। ओके, वो अलग अलग कैसे है, क्योंकि यहां का जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इस लेवल की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है, यहां पर अगर देखा जाए तो इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम के स्पेसिफिक सरफेस पर जो ट्यूब के अंदर की तरफ है, ल्यूमेन की तरफ है, वहां पर कुछ स्पेसिफिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। और ये जो माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, तो होल सरफेस हमें ब्रश लाइक दिखाई देती है, जैसे कि टूथ ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वैसा एक लेयर हमें दिखाई देती है। तो कभी कभी हम यहां पर कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब वो ब्रश बॉर्डर जो एपिथेलियम है वो किस टाइप का है, क्यूबॉइडल, मींस क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। और जो पीसीटी है, वो पीसीटी का काम क्या है, जिसमें यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो उस यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर जो फिल्ट्रेट बनता है, उस फिल्ट्रेट में बहुत सारे यूजफुल चीजें, फिल्ट्रेट में बहुत सारी यूजफुल चीजें कहाँ, फिल्ट्रेट में आ जाती, और उस फिल्ट्रेट को अगर एज इट इज बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाए तो बॉडी विल फेस सीवियर हार्म और लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो लगभग अगर 99% ऑफ फिल्ट्रेटेड रीएब्सॉर्ब व्हेन द फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू दिस नेफ्रॉन। वेरी क्लियर। तो ये जो पीसीटी होता है, जहां पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट है, वहां पर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन या कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल कंटेंट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट, मींस जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैविंग माइक्रोविलाई इन पीसीटी रीजन ऑफ द नेफ्रॉन आर रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। और दैट इज व्हाई जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो हमारे बॉडी में दो तरीके से काम करता है, एक सिक्रीशन का काम करेगा और दूसरा एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। अगर सिक्रीशन का काम करेगा तो वहां पर आपको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम नहीं मिलेगा। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बॉडी के उसी पोर्शन पर होगा, उसी ऑर्गन या ऑर्गन के कंपोनेंट पे होगा जहां कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन होना है। जैसे कि अगर हम पीसीटी की बात करें तो पीसीटी में लगभग 70 to 80% एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फिल्ट्रेट किया जाता है। तो उसलिए वहां पर प्रेजेंट कैसा है, माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो अगर कोई कहे कि नेफ्रॉन के किस पोर्शन पर, किस पार्ट पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, तो आंसर विल बी व्हाट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सॉरी दैट पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन।
देन नेक्स्ट वी हैव द कॉलमनर एपिथेलियम। इन केस ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, क्या हम यहां देखते हैं कि कॉलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स हैं वो सेल्स हमें कैसी दिखाई देती हैं? लॉन्ग, पिलर लाइक, टॉल पिलर लाइक सेल्स दिखाई देती हैं। न्यूक्लियस ओवल एंड बेसल दिखाई देगा। देन अब ये एपिथेलियल टिश्यू भी जहां कहीं भी प्रेजेंट होगा, ये एपिथेलियल टिश्यू भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का ही काम करेगा। तो अब एक जनरल क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है, और वो ये आ सकता है कि अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है और कॉलमनर एपिथेलियम भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का ही काम करता है, तो फिर हर जगह बॉडी में क्यूबॉइडल ही क्यों ना बन गया? कॉलमनर बनाने की क्या जरूरत पड़ी नेचर को? देखिए, अपने बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन के कंपोनेंट हैं, सबका डायमीटर एक जैसा तो नहीं है। किसी का डायमीटर बहुत कम है, जैसे कि नेफ्रॉन, तो वहां पर क्यूबॉइडल सेल इजिली एकोमोडेट हो सकते। लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे कि स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये कुछ ऐसे हैं जिनका ल्यूमेन ज्यादा है, तो दे कैन इजिली एकोमोडेट लॉन्ग टॉल सेल्स, दैट इज कॉलमनर सेल्स हैं। तो हर एक टिश्यू का लोकेशन भी स्पेसिफिक है उस ऑर्गन में, उसके ऑर्गन की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो द टॉलेस्ट सिंपल एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, डिप्लॉयड इन एनवायरनमेंट रिक्वायरिंग हैवी सिक्रीशन, एंजाइम, म्यूकस और मैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होती हैं। नॉर्मल अगर लोकेशन की बात करूं तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में, बेस्ट एग्जांपल हम यहां ले सकते हैं। वेरी क्लियर। अब दूसरी चीज यहां पर क्या आई कि जहां कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन होना है या फिर कभी कभी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें डाइवर्ट कराना होता है या फ्लो कराना होता है, तो इसके लिए भी इस एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स में कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये दो चीजें समझने की बात करेंगे कि अगर ये कोई एक एपिथेलियल सेल्स हैं, तो इन एपिथेलियल सेल्स में दो स्पेसिफिक पोल्स पाए जाते हैं। कहा जाता है कि एपिथेलियल सेल्स हैव पोलैरिटी। तो जो एपिथेलियल सेल्स में जो पोलैरिटी है, वो पोलैरिटी क्या कहलाती है? इस पोलैरिटी का मतलब यहाँ पर दो पोल होते हैं, एक तो होता है ये एपिकल पोल और दूसरा होता है ये बेसल पोल। बेसल पोल टुवर्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जबकि अपोजिट दैट साइड यहां पर प्रेजेंट होता है एपिकल पोल या एपिकल सरफेस। अब इस एपिकल पोल में ही या एपिकल एंड पर सेल्स में कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गन वेयर द टिश्यू प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि बॉडी की हर जगह पर प्रेजेंट होगा। जैसे कि इसमें से एक स्ट्रक्चर है सीलिया। सीलिया बेसिकली माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे आप यहां देखते हैं जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की तरह काम करता है। लाइक अगर बाई चांस मान लीजिए कोई अपने घर में झाड़ू लगा रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे लगाएगा दोनों तरफ, ऐसे लगेगा नहीं, क्योंकि पूरे घर में जो भी कचरा निकलेगा उसी किसी एक कोने में कलेक्ट करना है, फिर स्लोपर की हेल्प से डस्टबिन में डालना है और बाहर कचरे वाले भैया को दे देना है, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगेगा। तो सिमिलरली जो सीलिया होते हैं वो सीलिया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, और जब ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अपना मटेरियल भी ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही माइग्रेट कराएगा, फ्लोट कराएगा। जैसे अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की, तो फेलोपियन ट्यूब में जो ओवम निकलता है, उस ओवम को फ्रॉम इनफंडीबुलम टिल द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज एम्पुला तक लाना है, या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है, क्योंकि ओवम और जाइगोट दोनों को अगर देखें तो इनमें कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन, स्ट्रक्चर ऑफ मूवमेंट नहीं पाई जाती है, तो उनको उनके डेस्टिनेशन लाइक रिलीज्ड ओवम को एम्पुला तक लाना है फॉर पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर रिलीज्ड ओवम को फर्टिलाइज्ड एग को दैट इज जाइगोट को यूट्रस तक लाना है फॉर पर्पज ऑफ इम्प्लांटेशन के लिए। तो यहाँ पर एक हमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, सेल्स में एक ऐसा एपिकल सरफेस पे मॉडिफिकेशन चाहिए जो इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर सके, तो वो होते हैं क्या? सीलिया प्रेजेंट। तो सीलिया दैट इज दी आर स्वीपर्स। स्वीपर मतलब एक तरफ चीज को सफाई करके लेके जाना है। तो सीलिया इन फैलोपियन ट्यूब हेल्प ओवम टू मूव टुवर्ड
एम्पुला एंड लेटर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट टुवर्ड यूटेरस। मींस जहां कहीं पर भी सीलिया प्रेजेंट होगा वो वहां के मटेरियल को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव कराने का काम करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारे जो ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, उन 4 वेंट्रिकल में फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए भी यहाँ सीलिया ही काम करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर ब्रोंकियोल्स, फैलोपियन ट्यूब ये दिया हुआ। अब ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल दैट मीन जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रंक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सीलिया प्रेजेंट है। जैसे कि होता क्या है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वी इनहेल एयर। अब ये जो एयर है वो 100% प्योर तो है नहीं, इस एयर में बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होते हैं। वो जो पार्टिकुलेट मैटर होगा वो लंग्स तक नहीं पहुंचने चाहिए, नहीं, धीरे धीरे लंग्स में ऐसे पार्टिकुलेट मैटर के डिपोजिशन के कारण लंग्स में सोलिडिफिकेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो सकती है। तो इस चीज को रोकने के लिए भी सीलिया है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ब्रोंकियोल वाला एरिया होता है, यहाँ पर क्या निकलते हैं, म्यूकस निकलता है। अब वो म्यूकस उस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, मॉइस्ट कर देगा, और डस्ट पार्टिकल उस मॉइस्चर में स्टिक कर जाएंगे। लेटर ऑन उस म्यूकस एलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल को सीलिया अपवर्ड मूवमेंट कराता है, और अपवर्ड मूवमेंट करा करके वो उसको थ्रोट तक लाएगा। एंड एज दिस म्यूकस एलॉन्ग विद द पार्टिकुलेट सब्सटेंस सस्पेंडेड इन एयर ब्रॉट टू द फेरिंग्स, या कह सकते हैं थ्रोट, इसके बाद वो इधर दे आर स्पिट आउट और दे आर सॉलोड। अब अगर सॉलो करेंगे तो स्टोमक में आएगा, स्टोमक में आने के बाद वो अलॉन्ग विद फीकल मैटर बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। वेरी क्लियर। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हो गए, फैलोपियन ट्यूब हो गई, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन हो गए, वहां पर जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का मॉडिफिकेशन होगा वो कैसा होगा, सीलिएटेड होगा। दैट मीन सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम का जो लोकेशन है वो ब्रोंकियोल्स, फैलोपियन ट्यूब और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन होता है। अब आई बात यहां पर माइक्रोविलाइस की। बॉडी के कुछ एरिया ऐसे हैं, बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना। और जब एब्जॉर्प्शन होना है तो वहां पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, मींस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है। दैट इज वाई, तो ये जो आप एपिकल एरिया देखते हैं, एपिकल जो पोल आप देख रहे हैं इन सेल का, इन एपिकल पे पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन होता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोविलाई, एंड दिस होल अपीयरेंस लुक लाइक ए ब्रश। सो माइक्रोविलाई कंटेनिंग एपिथेलियम को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब वो ये क्यूबॉइडल भी हो सकता है या फिर कॉलमनर भी हो सकता है। जैसे अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आफ्टर डाइजेशन फूड हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड, तो उस एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई कंटेनिंग कॉलमनर सेल प्रेजेंट होंगी। नहीं, वो अगर हम पीसीटी के लेवल पर जाएंगे तो पीसीटी के लेवल पर क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन ज्यादा है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन ज्यादा है तो लार्ज सेल एक्यूमुलेट हो सकती हैं, और पीसीटी का ल्यूमेन कम है तो वहां पर स्मॉल साइज सेल ही एक्यूमुलेट होती हैं। लेकिन दोनों के सरफेस पर सिमिलर, एपिकल सरफेस पर सिमिलर मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है, एंड दैट इज माइक्रोविलाई। सो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, इसके साथ साथ और कहां मिलने वाला है, पीसीटी में मिलने वाला है। और अगर लार्जर कुछ और एग्जांपल की बात करें तो अपने पास एक डक्ट होती है बाइल डक्ट, वहां पर कॉलमनर मिलेगा। एक आता है स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर दैट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ बाइल। तो टेम्परेरी स्टोरेज के साथ और क्या काम करता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज के साथ में क्या करता है, बाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। मींस उसमें जो वाटर कंटेंट होता है उसको कंपेरेटिवली कम करता है बाय एब्जॉर्बिंग एंड सेंडिंग बैक द वाटर टू ब्लड। तो चूंकि वहां पर कुछ एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी होनी है गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर में भी प्रेजेंट होता है, इस गॉल ब्लैडर में भी कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। वेरी क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, एपिथेलियल सेल्स में जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं और जो
कॉलमनर सेल्स हैं, इनके एपिकल सरफेस पे कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि सीलिया और माइक्रोविलाई। सीलिया जहां कहीं भी होगा, दे हेल्प इन मूविंग सब्सटेंसेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, या कह सकते हैं यूनिसन डायरेक्शन, जबकि जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे वो किसी मटेरियल के किसी ऑर्गन पर किसी मटेरियल के एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट कराती, मींस ये एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने का काम करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यह जो सिंपल एपिथेलियम है हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की ग्लैंड के तरीके से भी काम करता है, क्योंकि जैसा हमने कुछ बिगिनिंग की स्लाइड्स में पढ़ा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन। तो हमने अभी तक डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन के बारे में भी पढ़ लिया, फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया, कुछ यहाँ हम सेक्रेटरी एक्टिविटी की बात करते हैं। तो जो ग्लैंड होती हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं, दीज ग्लैंड्स डिराइव्ड फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मतलब जो ग्लैंड बॉडी की हैं वो डिराइव्ड फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम डज नॉट गिव राइज ओरिजिन ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्लैंड। हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड हैं वो सिंपल एपिथेलियम से ही डिराइव हुई। अब वो सिंपल एपिथेलियम चाहे एक्टोडर्म से बना हो, चाहे एंडोडर्म से बना हो, चाहे मीजोडर्म से बना हो, इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम डिराइव फ्रॉम ऑल एम्ब्रियोनिक लेयर, फ्रॉम ऑल एम्ब्रियोनिक लेयर्स, फ्रॉम ऑल एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ये सभी एम्ब्रियोनिक लेयर से डिराइव होने वाले स्ट्रक्चर्स होती हैं। ग्लैंड को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल्स के बेस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर सेल और ये मल्टी सेलुलर सेल। द काइंड ऑफ ग्लैंड वेयर ओनली सिंगल सेल परफॉर्मिंग इट्स रोल एज ए ग्लैंड, देन इट इज यूनिसेलुलर ग्लैंड, जैसे कि गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स दीज आर स्पेसिफिक कर सकते हैं कप लाइक और स्पेसिफिक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर सेल्स होती हैं, एंड दीज आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूकस, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, तो वहां पर ये गोबलेट सेल्स होती हैं और ये एक यूनिसेलुलर ग्लैंड की तरह से परफॉर्म करती है। और गोबलेट सेल्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स। यहां पर आप अगर साइड किल सेल्स को देखोगे तो ये सभी जो इनके साइड में सेल्स प्रेजेंट है वो सभी कैसी हैं, कॉलमनर शेप में है। तो गोबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड कॉलमनर सेल परफॉर्मिंग एज ए रोल ऑफ ग्लैंड, और वो ग्लैंड सीक्रेट क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जैसे कि हमारे स्टोमक में जो HCl निकलता है वो HCl हमारे स्टोमक की इनर मोस्ट लाइनिंग म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है, तो डैमेज ना करने पाए इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है कि स्टोमक की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है उस स्टोमक के इनर मोस्ट लाइनिंग की तरफ में देयर इज लेयर ऑफ यहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब ये जो म्यूकस का सिक्रीशन है ये कौन करती है, गोबलेट सेल करती है, और फिर यहां पर क्या भरा होगा, HCl होगा, दैट मीन जो गैस्ट्रिक जूस होगा, तो ये HCl इस म्यूकस लेयर के कारण यहां तक नहीं पहुंच सकता है, यहां तक इसकी एंट्री नहीं हो सकती है। और जब यहां तक इसकी एंट्री नहीं तो इनर जो हमारी लाइनिंग होती है स्टोमक की वो आसानी से फ्रॉम बीइंग एक्सकोरिएशन और फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय द HCl बच जाती है। वेरी क्लियर। एंड अनदर टाइप ऑफ द ग्लैंड्स दोज आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर होने के कारण को कहते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, या जितने भी बॉडी के अंदर ग्लैंड हैं। अगर हम लार्जर स्केल पर जाएं तो गोबलेट सेल्स हैं, पैनेट सेल्स हैं, इन कुछ सेल्स को छोड़ दें तो बाकी की जो रेस्ट ऑफ ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ऑल दीज ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स ऑलटुगेदर, दैट मीन ये बहुत सारी सेल कलेक्टिवली एक कॉमन डक्ट की तरह से काम करती है, सिंगल डक्ट की तरह से काम करती है, तो ऐसे को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड, लाइक सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड के साथ में स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, जो भी बॉडी की ग्लैंड आप काउंट करना चाहो वो आप यहाँ पर आसानी से ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन कहाँ पर, मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में। ठीक है। अब
ग्लैंड के द्वारा जो मटेरियल निकलता है, दैट मीन जो सिक्रीशन निकलता है, जो प्रोडक्ट निकलता है, उस प्रोडक्ट को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बेस पर ईदर दे रिक्वायर द डक्ट और दे डोंट रिक्वायर द डक्ट। तो बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट के बेसिस पर भी हम इन ग्लैंड को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड दोज आर हैविंग डक्ट अलोंग विद देम। यकीन यहां पर एक स्पेसिफिक डक्ट प्रेजेंट होती है जो ग्लैंड के द्वारा सिक्रीटेड प्रोडक्ट को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है। लाइक जैसे कि हम सब लोगों ने पढ़ा है एक ऑर्गन के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में। ये पैंक्रियाज के बारे में पढ़ा है, और पैंक्रियाज ओपन्स इनटू द proximal part of small intestine and that is known to be what? ड्यूडिनम में खुलता। ये कौन सा है? ड्यूडिनम में खुलता। अब ये ड्यूडिनम है, यहां पर ये क्या प्रेजेंट है? पैंक्रियाज प्रेजेंट है। तो ये क्या है पैंक्रियाज की? दिस वन इज पैंक्रियाटिक डक्ट है ये। तो पैंक्रियाज के द्वारा जो बना हुआ पैंक्रियाटिक जूस है वो अपने टारगेट ऑर्गन कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में डक्ट के थ्रू पहुंचेगा। तो ऐसी कोई भी ग्लैंड जिसके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट अपने टारगेट ऑर्गन तक डक्ट की हेल्प से पहुंचता है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में डालते हैं। पैंक्रियाज का पोर्शन आ गया। इसके बाद अपने पास एक ग्लैंड होती है ब्रूनर्स ग्लैंड। अब पैंक्रियाज में भी दो पोर्शन है। पैंक्रियाज का वो पोर्शन जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन करता है वो उसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि इसको कहीं पर हम डाल सकते हैं, किसी दूसरे एरिया पर भी डाल सकते हैं। लाइक हम इसको डाल सकते हैं कहां पर? मिक्स ग्लैंड के बारे में डालते हैं। लेकिन उसी मिक्स ग्लैंड के दो पार्ट अगर करें तो मैंने अभी यहां पर जो चीज आपको समझाई वो सिर्फ एक डक्टेड ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल के फॉर्म में बताई है। वेरी क्लियर। तो ये अब मिसगाइड मत हो जाइएगा कि पैंक्रियाज को सर ने एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसाइड कर दिया। इंटायर पैंक्रियाज इज नॉट एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज इन एन एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो बेसिकली लार्जर स्केल तो उसको हम डालते हैं कहां? पैंक्रियाज को हेट्रोक्राइन में डालते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स का। अब जो सैलिवरी ग्लैंड है लोकेटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी बट देयर डक्ट ओपन इन बक्कल कैविटी। तो सैलिवरी ग्लैंड ले सकते हैं आप, स्वेट ग्लैंड ले सकते हैं, सेबेसियस ग्लैंड आप ले सकते हैं इन केस ऑफ वेयर एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। डन। अच्छा, जो दूसरी ग्लैंड है वो कैसी है? एंडोक्राइन ग्लैंड। द काइंड ऑफ ग्लैंड विच आर लैकिंग डक्ट, इसलिए इनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। इनमें डक्ट्स नहीं पाई जाती है। इनके केस में जो डक्ट है वो एब्सेंट हो। यहां पर डक्ट्स एब्सेंट मिलेंगी, इसलिए को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके, ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। अब वर्ड है एंडोक्राइन। इसका मीनिंग क्या है? एंडो मींस विद इन, क्राइन मींस सिक्रीशन। सिक्रीशन विद इन वेयर? बॉडी फ्लूइड। एक्चुअली क्या है कि जो सेल्स होती हैं इन सेल्स के द्वारा जो बना हुआ प्रोडक्ट है, सबसे पहले सेल्स के द्वारा जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है वो कहां निकलता है? इनके इस इंटरसेलुलर मटेरियल या फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में निकलता है। तो सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड or the cells of endocrine gland first release in the extracellular fluid, and from extracellular fluid the material enter into blood circulation. Means जो material synthesized by endocrine gland or the cells of endocrine gland initially कहाँ निकलेगा? This extracellular fluid में निकलेगा, और उस extracellular fluid से निकलने के बाद वो ब्लड में इंटर करेगा एंड देन ब्लड उसको ले जाकर के कहां पहुंचाएगा? टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। तो एक्सोक्राइन के केस में अगर हम बात करें तो वहां पर जो प्रोडक्ट है इट इज बीइंग कैरीड बाय डक्ट्स टू द टारगेट ऑर्गन। व्हाइल इन केस ऑफ एंडोक्राइन की अगर बात करें तो एंडोक्राइन के केस में जो प्रोडक्ट होता है इट इज कैरीड टू द टारगेट ऑर्गन बाय ब्लड सप्लाई। डन। अब इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं कि
hormones are secreted into extracellular fluid or in the blood. तो चूंकि हार्मोन सीक्रेटिंग जो ग्लैंड होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो निकलने वाला प्रोडक्ट होता है वो सबसे पहले इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही निकलेगा, इसके बाद ब्लड में जाएगा। डन? तो याद रखिएगा, तो जो एंडोक्राइन होती है स्ट्रिक्टली हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम द काइंड ऑफ एपिथेलियम दैट मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। एक से ज्यादा लेयर होंगी और अलग अलग टाइप की सेल्स होंगी, ये कंपाउंड एपिथेलियम की प्रॉपर्टी है। क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर्स हैं, एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज वाई इस टिश्यू के बारे में कहा जाता है कि ये जो टिश्यू होता है ये मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेसेस से हमें बचाने का काम करता है, मींस वर्क अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, बट नो रोल और लीस्ट रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें भी सबसे नीचे की जो हम अगर देखें तो एक आप देखते हैं स्ट्रेटम जर्मिनीवेटियम। स्ट्रेटम जर्मिनीवेटियम एक ऐसी लेयर है जहां सेल्स आर हाईली डिविजिबल, ये इक्विवेलेंट टू कॉलमनर शेप में मिलेगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर मिलेगी। अब देखो एक चीज आपको समझाता हूं मैं, जो सिंपल एपिथेलियम है उस सिंपल एपिथेलियम की सभी सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जबकि अगर हम इस टिश्यू की बात करें तो इस टाइप की टिश्यू दैट कंपाउंड एपिथेलियम के केस में जो लोअर मोस्ट लेयर है वही केवल बेसमेंट मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में होगी, अपर लेयर्स नहीं होंगी। वेरी क्लियर? और जो लोअर मोस्ट लेयर है वो लोअर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम जर्मिनीवेटियम के नाम से जानते हैं इसको हम, ये लेयर के जो सेल्स होती हैं वो हाईली डिविजिबल होती। अब हाईली डिविजिबल होने का रीजन क्या है? जैसा कि मैंने इनके काम के बारे में बताया, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरीज और स्ट्रेसेस। तो जब कोई केमिकल या मैकेनिकल इंजरी होगी तो उस केमिकल और मैकेनिकल इंजरी के बाद में उस ऑर्गन की हीलिंग भी तो करनी पड़ेगी, उस एरिया की हीलिंग करनी पड़ेगी। तो हीलिंग करने के लिए जरूरी है कि वहां पर एक ऐसी लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट हो जो रैपिड डिवीजन कर सके, और रैपिड डिवीजन के रिजल्टेंट वो न्यू लेयर का फॉर्मेशन कर सके। मींस अगर बाई चांस मान लीजिए कि इस लेयर की सेल डैमेज हुई है, तो अब अगर आप इस लेयर का सेल देखो तो फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे की सेल अलग अलग शेप की दिखाई देती हैं। तो जब ये लेयर ऑफ सेल डिवाइड होगी, मीन्स जब स्ट्रेटम जर्मिनीवेटियम की लेयर डिवाइड होगी, तो क्या डिवाइड होने के बाद वो डिवाइड होने के बाद वेरी क्लियर यही शेप में, इसी शेप में रहेगी, इस शेप में कन्वर्ट होगी। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही स्ट्रेटम जर्मिनीवेटियम की सेल्स डिवाइड होंगी तो डिवाइड होने के बाद वो उस लेयर के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है जिस टाइप के टिश्यूज में उसका होना जरूरी है। ओके, तो ओनली द डीपेस्ट लेयर टचेज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसा कि बताया स्ट्रेटम जर्मिनीवेटियम प्रेजेंट होती है। इट कवर्स ड्राई स्किन, moist buccal cavity, pharynx and inner lining of salivary ducts। अब जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये कंपाउंड एपिथेलियम भी दो टाइप का होता है। वो दो टाइप में सबसे पहला एक होता है कौन सा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की दो कंडीशंस मिलती हैं। जब तक ये अनस्ट्रेच्ड रहता है तब तक ये मल्टीपल लेयर दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे इसमें स्ट्रेचिंग होती चली जाएगी नंबर ऑफ लेयर घटती चली जाती है। दैट इज जो इसको बोलते हैं स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम का जो पहला टाइप है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। इट ट्रांजिट्स फ्रॉम मल्टीपल लेयर टू टू लेयर्स और वन और टू लेयर में है। इस टाइप के टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, और जैसे कि ये दो लेयर आप देख रहे हैं, जिस समय इस टिश्यू का स्ट्रेचिंग होगा तो सेल्स स्ट्रेच करके एक दूसरे के बीच में ऐसे इंटरलॉक कर जाएंगी, और जब सर इस तरीके से इंटरलॉक करती है तो उस इंटरलॉकिंग के रिजल्टेंट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लीक प्रूफ लेयर। तो ये बॉडी के किसी ऐसे जगह पर प्रेजेंट होंगी जहां पर उस सब्सटेंस का लीकेज होना बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इस केस पर ये कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन रीनल पेल्विस,
यूरेटर्स और इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, हाईली वेस्टेज रिच यूरिन होता है, और ये हाई वेस्टेज रिच यूरिन should not get leaked anyhow outside from the cavities or tube where it present. वेरी क्लियर। तो ये जो लेयर जहां कहीं भी प्रेजेंट होगा वो लीक प्रूफ लेयर बनाने का काम करता है, क्योंकि मेजरली यहां प्रेजेंट है, ये यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट है, और दैट इज वाई इसका एक दूसरा नाम होता है यूरोथीलियम। यूरो स्टैंड्स फॉर यूरिनरी सिस्टम एंड थीलियम दैट इज टेकन फ्रॉम एपिथेलियम। So transitional epithelium, the kind of epithelium where when tissue is unstressed, it appears to be multiple layers, but when tissue get stressed, it make one or two layer of tissue appearance दिखाई देता है। बेस्ड मेम्ब्रेन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, जिस समय इस टिश्यू का स्ट्रेचिंग होगा तो सेल्स कंपैक्टली पैक टुगेदर इन सच वे दैट दे कंप्लीटली मेक अ लीक प्रूफ लेयर बना देती हैं। डन। लोकेशन यूरिनल पेल्विस, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इवन जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा ऑफ मेल होता है वहां पर भी यूरोथीलियम प्रेजेंट होता है। फिर रूल ऑफ थिकनेस, जहां पर डिफ्यूजन होना है, सिक्रीशन होना है, एब्जॉर्प्शन होना है, वहां पर जनरली आप देखेंगे इस टाइप का टिश्यू का अरेंजमेंट मिलेगा या फिर इस टाइप का अरेंजमेंट। अब देखो जहां पर डिफ्यूजन ज्यादा प्रोमिनेंट है, जहां पर डिफ्यूजन ज्यादा प्रोमिनेंट है उस जगह पर हमें बिल्कुल थिनेस्ट लेयर ऑफ सेल मिलती है, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम है। जहां पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होना है, जहां पर कह सकते हैं स्पीड मैटर कम कर रही है, स्पेस कुछ अवेलेबल हो जाता है, तो वहां पर क्या मिलेगा, हमें कॉलमनर सेल्स मिलेगी। और जहां कहीं पर मैकेनिकल एब्रेशंस हैं, केमिकल एब्रेशन, वहां पर मल्टीपल लेयर, क्योंकि जब लेयर ज्यादा होगी तो अगर अपर लेयर इंजरी होगी तो नीचे की लेयर में वो इंजरी कम से कम पहुंच पाएगी। अब जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये एपिथेलियल सेल एक कलेक्टिवली काम करती हैं, और कलेक्टिवली ये तभी काम कर सकती है व्हेन दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, और वो कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं क्या, सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस आर द काइंड ऑफ स्पेसिफिक कह सकते हैं कनेक्शंस बिटवीन द एपिथेलियल सेल। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कोई भी टिश्यू हो वो बिना सेल जंक्शंस के या सेल कम्युनिकेशन जंक्शंस के नहीं हो सकता है। सेल जंक्शन तो होंगे होंगे। इसके अलावा कुछ और टिश्यूज हैं जहां भी जंक्शंस पाए जाते हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यू, लेकिन कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। डन। देखिए टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शन द काइंड ऑफ जंक्शन दैट मेक अ सीलिंग लेयर। सीलिंग लेयर मतलब ये दो सेल्स के बीच के में एक सीलिंग लेयर, जिपिंग का काम करता है। जो टाइट जंक्शंस होगा वो सेल्स के एपिकल सरफेस पर प्रेजेंट होगा। जैसे ये दो सेल्स हैं, अगर डायग्राम प्रेजेंटेशन हम यहां देखें तो एक सेल अपने पास ये बनी और दूसरी सेल ये बनी, तो ये जो एपिकल सरफेस होता है, ये एपिकल सरफेस सेल्स का टाइटली फ्यूज्ड होता है, और उस फ्यूजन का रिजल्टेंट क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जो यहां पर प्रेजेंट होगा, इनका एपिकल सरफेस की तरफ प्रेजेंट होगा, वो एपिकल सरफेस में जो प्रेजेंट मटेरियल होगा वो इन दो सेल्स के बीच में लीक नहीं हो सकता है। तो लीक प्रूफ लेयर कह सकते हैं, दो सेल्स के बीच में लीक प्रूफ लेयर बनाने का जो काम करेगा वो टाइट जंक्शन करेगा। वो टाइट जंक्शन हमेशा कहां प्रेजेंट होगा, एपिकल सरफेस पर प्रेजेंट। एंड बिलो टू दैट अनदर जंक्शन होता है एडहेरिंग जंक्शन और द सीमेंटिंग जंक्शन। इट हेल्प इन होल्डिंग सेल्स टुगेदर, जैसे कि इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वहां पर मिलेगा ये, तो ये सेल्स को एक साथ होल्ड करने का काम करती हैं। यहां सेल्स के बीच में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन फिलामेंट होते हैं, वो प्रोटीन फिलामेंट सेल्स को एक दूसरे को होल्ड रखते हैं, जिससे कि जब मैकेनिकल एक्टिविटीज हो तो वो सेल्स एक दूसरे से अलग ना होने पाए। डन। और तीसरा जो जंक्शन होता है वो गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन द काइंड ऑफ स्पेसिफिक जंक्शन वेयर द साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू टनल लाइक प्रोटीन्स कॉल्ड कॉनेक्सेंस। उनके द्वारा होता है, मींस एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म के साथ में, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ में डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। मींस दिस अलाउज द रैपिड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, इवन समटाइम लार्जर मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। डन। इसमें से दो जंक्शन ऐसे जैसे कि ये एडहेरिंग जंक्शन है, गैप जंक्शन से, कार्डियक मसल से बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जब इसमें कार्डियक एक्टिविटी होगी तो उस कार्डियक एक्टिविटी के टाइम में वो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो कार्डियक फाइबर्स एक दूसरे से अलग ना हो, और कार्डियक मसल फाइबर्स अगर अलग ना हो तो इट हैज टू होल्ड टुगेदर, और उसके लिए क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एडहेरिंग जंक्शन प्रेजेंट होगा। क्योंकि कार्डियक मसल हैव टू वर्क एज ए सिंगल यूनिट, जैसे कि दोनों के दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, दोनों के दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने, तो सिंगल जब यूनिट की तरह से काम करने की कोशिश करेंगे तो फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन दे आल्सो रिक्वायर व्हाट, गैप जंक्शन। तो इस तरीके से ये बेसिकली तीन टाइप के जंक्शन एपिथेलियल में होते हैं। इसके अलावा ये जंक्शंस एपिथेलियल के अलावा किसी दूसरे अदर टिश्यूज में भी पाए जाते हैं। डन। फाइनली यहाँ पर अपने पास एक समरी है कि एपिथेलियम इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ सेल, इट इज द अल्टीमेट कंटिन्यूअस बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये बाउंड्री इनर मोस्ट एज वेल एज आउटर मोस्ट बाउंड्री की तरह काम करती है, फ्रॉम द थिनेस्ट एल्वियोलर टाइल टू थिकेस्ट एपिडर्मल ऑर्बल। थिनेस्ट मींस स्क्वेमस एपिथेलियम के तो होगी इसके साथ थिकेस्ट लेयर जो हमारी स्किन में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, तो वो एक हार्ड लेयर का फॉर्म कर दी जो मैकेनिकल स्ट्रेस को बचाने का काम करेगा। ओके, इन दिस वे दिस टॉपिक इज कमिंग टू इट्स हैप्पी एंडिंग। आई होप आई कुड मेक यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जो कंटेंट जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। आप भी एक बार अपनी बुक को ओपन करिए, दैट इज एनसीईआरटी बुक को ओपन करिए, मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चंस जरूर करिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आप किसी कंटेंट को पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसमें कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, उसकी कैसी प्रैक्टिस होगी, उसके बारे में पता नहीं चलेगा। दोस्तों, वंस अगेन आई वुड टू से प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इंट्रोड्यूस दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे कि वो अधिक से अधिक बेनिफिट्स यहाँ पर ले पाए। थैंक यू सो मच।